स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हाल ही में सितंबर के महीने में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा एक लिस्ट प्रकाशित की गई। इस लिस्ट में कुछ ऐसे कुख्यात क्रिमिनल्स के नाम शुमार हैं जिन्हें उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज और नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हिरासत में लिया जाना बेहद जरूरी है। वैसे तो इस लिस्ट में छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन जैसे एक्स अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स के नाम शामिल हैं, लेकिन इन सभी फेमस नामों के बीच एक ऐसा नाम है जो बाकी नामों के मुकाबले ज्यादा बदनाम, ज्यादा कुख्यात और ज्यादा खौफजदा करने वाला है। एक ऐसा नाम जो 70 और 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। एक ऐसा नाम जिसके आतंक की दास्तां डोंगरी की गलियां आज भी बयान करती हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आम जनता तो छोड़ो, बड़े बड़े नेता, अभिनेता तक खौफजदा हो जाते थे। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए भाई, किसी के लिए हाजी तो किसी के लिए डॉन था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई में जन्मे इंडिया के इनफेमस क्रिमिनल मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कासकर की। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज आलम यह है कि अपनी क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटीज की वजह से दाऊद इब्राहिम भारत ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका जैसे देशों में भी डर और आतंक के जाने माने चेहरों में से एक है। अगर बात की जाए दाऊद की आपराधिक गतिविधियों की, तो इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक्सटॉर्शन, मर्डर, टारगेट किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर टेररिज्म तक जाती हैं। फिर चाहे बात देश में फैले इलीगल हवाला बिजनेस की हो या 1993 में मुंबई के अंदर हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की, दाऊद के तार इन सभी आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नजर आते हैं। दाऊद के ड्रग्स का व्यापार इतना व्यापक और विशाल है कि आज भी भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसा देश भी इस समस्या का समाधान तलाश रहा है। शायद यही कारण है कि आज भी इस कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना की तलाश भारतीय जांच एजेंसीज ही नहीं बल्कि देश विदेश की अन्य जांच एजेंसीज भी कर रही हैं। लेकिन आज भी इन सभी जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दाऊद है कहाँ, किस हालत में है और क्या दाऊद जिंदा भी है या उसकी मौत हो चुकी है। NIA की लिस्ट को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि डोंगरी मुंबई का ये अंडरवर्ल्ड सरगना आज भी जिंदा है और शायद पाकिस्तान के किसी कोने में बैठकर अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखे हुए है। यही कारण है कि NIA ने अपनी इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ 20 लाख का इनाम रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम दाऊद इब्राहिम की क्रिमिनल जर्नी को थोड़ा और करीब से जानने का प्रयास करते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे डोंगरी की गलियों में रहने वाला दाऊद डी कंपनी का डॉन बन गया। कौन सी वो घटनाएं थी जिन्हें आधार बनाकर दाऊद अपराध, आतंक और दहशत की काली दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, और आखिर क्यों इतने सालों की मशक्कत के बावजूद हमारी जांच एजेंसीज इस ग्लोबल टेररिस्ट को पकड़ने में नाकामयाब रही हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा समझा जाता है कि किसी व्यक्ति के आम से अपराधी बनने का रास्ता उसके आसपास मौजूद वातावरण और उसके आसपास मौजूद लोगों पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही अपराधियों और चोर उचक्कों के बीच में रहता रहा है तो उसका भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन दाऊद की कहानी समाज की इस आम सच्चाई से परे थी। ना तो दाऊद का जन्म किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार में हुआ था और ना ही उसके आसपास का वातावरण ऐसा था। दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के खेड़ इलाके में रहने वाले एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई के आजाद मैदान स्थित पुलिस स्टेशन में CID डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल पोस्ट पर थे। वहीं दाऊद की मां अमीना भी एक आम गृहिणी थी। दाऊद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डोंगरी के अहमद सेलर हाई स्कूल से की, लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि उसका जन्म पढ़ लिखकर समाज को रोशन करने के बजाय समाज में अंधेरा और अपना आतंक कायम करने के लिए हुआ है। इसी के चलते दाऊद ने बड़ी अल्प आयु में ही चोरी चकारी और जालसाजी करना शुरू कर दिया। दाऊद के खिलाफ सबसे पहला और बड़ा मुकदमा 4 दिसंबर 1974 को रजिस्टर हुआ, जब दाऊद ने अपने साथी शेर सिंह और सैयद सुल्तान के साथ मिलकर मुंबई के मेट्रोपॉलिटन बैंक से 4,75,000 की रॉबरी को अंजाम दिया। इस वक्त दाऊद की उम्र महज 18 वर्ष थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिस क्राइम ब्रांच की टीम को यह रॉबरी केस सॉल्व करने को दिया गया, दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर भी उसी टीम का हिस्सा थे। जब इब्राहिम साहब को पता चला कि इस एस्टॉनिशिंग रॉबरी के पीछे उनके ही बेटे दाऊद का हाथ है, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दाऊद के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जुर्म और फरेब की दुनिया का ये रास्ता शुरुआत में चाहे कितना ही आरामदायक और आसान नजर आता हो, इसका अंत उतना ही दर्दनाक और भयानक होता है। लेकिन दाऊद के सर पर तो मानो रातों रात दुनिया भर की दौलत पाने का फितूर सवार था। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद दाऊद ने अपना रास्ता नहीं बदला।
सबसे पहले दाऊद ने बासु दादा गैंग को ज्वाइन किया। बासु दादा जो डोंगरी का ही एक लोकल गैंगस्टर था और अपने कुछ लोगों की मदद से इस इलाके में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को रन किया करता था। दाऊद ने अपने भाई शबीर इब्राहिम के साथ कुछ वक्त तक बासु दादा की गैंग में काम किया। इस बीच उसकी मुलाकात हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोगों से हुई। 80 के दशक में ये दोनों व्यक्ति मुंबई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के सबसे नामी गिरामी चेहरों में से एक थे। यहाँ से दाऊद ने क्रिमिनल एक्टिविटीज को सिस्टमैटिक मैनर में एग्जीक्यूट करना सीखा। किस तरह लोकल गैंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाता है, किस तरह पुलिस और एरिया के दूसरे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की मदद लेना मुमकिन है, इत्यादि। कुछ साल दाऊद ने हाजी मस्तान और करीम लाला गैंग के साथ काम किया, लेकिन नंबर और डिफरेंसेस के चलते दाऊद ने इन गैंग्स को छोड़कर अपने भाई शबीर के साथ खुद की अपनी गैंग बनाने का फैसला किया। गैंग का नाम रखा डी कंपनी। बस फिर क्या था, अपनी खुद की गैंग बनाने के बाद दाऊद का क्रिमिनल ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता रहा। इलीगल हवाला रैकेट, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स से लेकर क्रिकेट मैच फिक्सिंग तक दाऊद ने हर वो काम किया जिसकी इजाजत किसी को नहीं थी। इसी दरमियान लोकल गैंग्स के साथ डी कंपनी के बहुत से डिस्प्यूट्स हुए। इन लोकल गैंग में सबसे बड़ा नाम था लोकल पठान गैंग का। पठान गैंग साउथ मुंबई की सबसे बड़ी गैंग थी, जिसे करीम लाला अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चलाता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही करीम लाला है जिसके साथ दाऊद और उसके भाई शबीर ने अपनी इनिशियल क्राइम करियर की शुरुआत करी थी। पावर टसल को लेकर डी कंपनी और पठान्स के बीच लोकल गैंग वॉर शुरू हो गया। एक के बाद एक गैंग मेंबर्स मारे जाने लगे। आलम कुछ यूं हुआ था कि मानो मुंबई की सड़कें रात के अंधेरे में खून की होली खेल रही हों। इसी बीच 12 फरवरी 1981 की रात पठान गैंग के इनफेमस हिस्ट्री शीटर मान्या सुर्वे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दाऊद के भाई शबीर इब्राहिम की हत्या कर दी। शबीर की मौत के बाद दाऊद ने पठान गैंग को मुंबई से खत्म करने का फैसला कर लिया। उसके इस मकसद को पूरा करने में मुंबई पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स ने उसकी बहुत मदद की। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद के राइज में लोकल मुंबई पुलिस का बहुत अहम योगदान था। ऐसा नहीं था कि जब दाऊद इब्राहिम मुंबई की गलियों से हजारों इलीगल एक्टिविटीज को रन कर रहा था तो इसकी भनक किसी को नहीं थी, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ ऐसे करप्ट ऑफिसर्स दाऊद के साथ थे जो उसे पल पल की अपडेट दिया करते थे, जैसे कि कौन सी चेक पोस्ट पर कितनी पुलिस रहने वाली है, किस समय वो अपने इलीगल आर्म्स या स्मगल्ड गोल्ड को सिटी से अंदर बाहर कर सकता है। पुलिस की हर मूवमेंट का हिसाब दाऊद के पास था। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय के कुछ फेमस क्रिमिनल रिपोर्टर्स का ये तक मानना है कि दाऊद की जड़ें मुंबई पुलिस विभाग में इतनी गहरी थीं कि उसे पुलिस कमिश्नर से लेकर विभाग के किसी संतरी तक के शौक और पसंद नापसंद के बारे में जानकारी थी। शायद यही वजह है कि 1977 से 1985 के बीच दाऊद के खिलाफ कई अरेस्ट वारंट जारी हुए, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर्स के साथ दाऊद की यही मिलीभगत पठान गैंग के पतन का कारण बनी। शबीर की मौत के बाद एक एक करके पठान गैंग के मेंबर्स या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिए गए। अगर कोई पुलिस की गोली से बच भी जाता तो डी कंपनी के शूटर्स उसे ढूंढ के खत्म कर देते। देखते ही देखते कुछ ही समय में साउथ मुंबई से पठान गैंग का सफाया हो गया और एरिया का पूरा कंट्रोल अब डी कंपनी के पास चला गया। जब तक पठान गैंग फ्रेम में थी, डी कंपनी का ज्यादातर अवैध कारोबार गुजरात मुंबई कोस्टलाइन तक सीमित था, जहां वो महंगी वॉचेस या अफ्रीका से लाए हुए सस्ते सोने की स्मगलिंग किया करते थे। वहीं पठान गैंग का कंट्रोल पाकिस्तान से लगने वाली कोस्ट लाइन पर था, जहां वो पाकिस्तान के रूट से आने वाली इलीगल आर्म्स, ओपियम, हेरोइन और दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स को इंडिया में लाने का काम करते थे। पठान गैंग को वाइप आउट करने के बाद ये दोनों ही कोस्ट लाइन सीधे सीधे डी कंपनी के कंट्रोल में आ गई और यहां से दाऊद इब्राहिम के एक लोकल गैंग माफिया से एक ग्लोबल टेररिस्ट में ट्रांसफॉर्म होने की कहानी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर समय रहते दाऊद को मुंबई पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद आगे चलकर जुर्म की दुनिया में उसने जिन कारनामों को अंजाम दिया वो शायद कभी मुमकिन ही नहीं हो पाते। अगर मुंबई पुलिस के उन चंद करप्ट ऑफिसर्स को समय रहते आइडेंटिफाई कर लिया जाता तो शायद आज दाऊद कराची के किसी महल में नहीं बल्कि मुंबई की किसी जेल में होता। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सका। 200 साल 1986 आते आते दाऊद की ताकत उसके चरम पर थी। अब दाऊद कहीं भी कभी भी और किसी को भी एक फोन के जरिए डरा धमका सकता था, यहाँ तक कि अब उसकी इलीगल एक्टिविटीज एंटी सोशल से एंटी नेशनल होती जा रही थी। इसी के चलते 1986 में दाऊद के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुआ, जिससे बचने के लिए वो मुंबई से दुबई भाग गया। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम दाऊद को पकड़ने के मकसद से उसके ठिकाने पर पहुंची तो उसके चंद मिनटों पहले दाऊद उसी जगह मौजूद था। कमरे की मेज पर रखी चाय अभी भी गर्म थी और आधी जली सिगरेट इस बात का सबूत थी कि फिर एक बार मुंबई अंडरवर्ल्ड का ये मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह आखिरी बार था जब दाऊद इब्राहिम को इंडिया के अंदर ही गिरफ्त में लिया जा सकता था। लेकिन फिर एक बार यह साबित हो गया कि दाऊद की चाल शतरंज के उस घोड़े के समान थी जो अपने दोस्तों से 2.5 कदम आगे रहता है। इसके बाद दाऊद दुबई से ही ऑपरेट करने लगा और अब इंडिया में उसका कारोबार छोटा राजन संभालने लगा। 1991 में लागू हुए एलपीजी रिफॉर्म्स ने जहां एक और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन रिफॉर्म्स ने देश में चल रही इलीगल एक्टिविटीज से भी देश को निजात दिलाई। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद अब इंडिया एक क्लोज्ड मार्केट से ओपन ग्लोबल मार्केट में तब्दील हो गई थी। एलपीजी रिफॉर्म से पहले जो चाइनीज रेडियो या जापानीज टीवी इंडिया में सिर्फ इलीगल रूट से ही आती थी, या वही चाइनीज रेडियो या जापानीज टीवी इंडियन मार्केट में लीगली उपलब्ध थी। फलस्वरूप इन रिफॉर्म्स का असर दाऊद के स्मगलिंग बिजनेसेस पर भी पड़ा और अब उसे पैसों के दूसरे सोर्सेस को तलाशना पड़ा। उसकी यही तलाश उसे पाकिस्तान ले गई, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान के कुछ आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले कुछ आतंकी सरगनों से हुई। और यहां से शुरुआत हुई एक नए समीकरण की, जिसके 3 सिरे थे। एक इंडिया में पैर जमा चुका दाऊद इब्राहिम कास्कर, दूसरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और तीसरे पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन। 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट इसी नए समीकरण का नतीजा थे। दोस्तों, मुंबई में हुए ब्लास्ट के लिए जितना जिम्मेदार यकूब मेनन और टाइगर मेनन जैसे आतंकी थे, उतना ही बड़ा जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम कास्कर भी था। इन ब्लास्ट के बाद अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि मुंबई से दुबई फरार हुआ माफिया अब मुजाहिदीन का साथी बन गया है। उसके बाद एटीएस समेत देश की तमाम जांच एजेंसीज की हिटलिस्ट में दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम सबसे टॉप पर आ गया। एक के बाद एक मुंबई समेत देश भर में पहले डी कंपनी के ठिकानों पर जांच एजेंसियों द्वारा दबिश की जाने लगी और फिर सरकार ने दाऊद की प्रॉपर्टी को सीज करने और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का काम भी शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुंबई में दाऊद की पकड़ कमजोर होने लगी थी और आर्थिक दबाव के चलते वो खुद को जकड़ा हुआ महसूस करने लगा था। ये कारण अब उसे फिर से भारत लौटने पर मजबूर कर रहे थे। 2017 में इंडिया के फेमस लॉयर और एक्स यूनियन मिनिस्टर राम जेठमलानी ने एक पब्लिक डिस्क्लोजर के जरिए यह बयान दिया था कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें फोन करके यह बताया कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि उसे इंडिया में आने के बाद 3rd डिग्री नहीं दिया जाएगा। अपने बयान में राम जेठमलानी ने यह भी बताया कि उन्होंने दाऊद का यह प्रस्ताव तत्कालीन सरकार में कार्यरत मंत्री शरद पवार के सामने भी रखा था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर वहां सवाल ये उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार है, अगर वो अपने आत्मसमर्पण को तैयार था, तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण उसे ये मौका नहीं दिया गया। दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तत्कालीन सरकार ने दाऊद के सरेंडर प्रपोजल को इसलिए दरकिनार कर दिया क्योंकि उस समय सरकार में कुछ मंत्री दाऊद के इलीगल एक्टिविटीज का हिस्सा थे। सरकार को ये डर सता रहा था कि दाऊद से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों के चिट्ठे खोल देगी और जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। बहरहाल 1993 में हुए ब्लास्ट के चलते साल 2003 में इंडिया और यूएसए ने दाऊद इब्राहिम कास्कर को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $25 मिलियन का इनाम भी रख दिया गया। दोस्तों, साल 2003 के बाद दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़ी अनेक खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से प्रकाशित होती रहीं। कभी ये खबर आई कि दाऊद इब्राहिम यूएई में छुपा हुआ है, तो कभी पाकिस्तान के शहर कराची में छुपे होने की खबरें सामने आई। कभी ये सुनने को मिला कि दाऊद बहुत बीमार हो गया है, तो कभी उसकी मौत से जुड़ी बातें सामने आई। लेकिन अभी भी देश का एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है और सही सलामत पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। 11 मई 2015 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को दिए अपने एक बयान में यह बताया कि दाऊद इब्राहिम कास्कर पाकिस्तान में ही छिपा है और सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उसे वहां से दोबारा इंडिया लाया जा सके। साल 2015 में ही भारतीय सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और वहां की जांच एजेंसीज को दाऊद इब्राहिम से जुड़े 9 ऐसे ठिकानों की जानकारी मुहैया करवाई थी जहां उसके छुपे होने की आशंका है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भारत के तमाम सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। सरकार की इन कोशिशों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब सरकार दाऊद को पकड़कर कानून के हवाले करना चाहती है, लेकिन अब बॉल हमारे नहीं पाकिस्तान के कोर्ट में चली गई है। लाख चाहते हुए भी अब दाऊद को पकड़ने के लिए हमें पाकिस्तान के कोऑपरेशन की जरूरत है और शायद पाकिस्तान इतनी आसानी से इस बात के लिए ना हामी भरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज के लिए जो ऑलरेडी खत्म है उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। और पाकिस्तान की अनविलिंगनेस को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो दाऊद को हिंदुस्तान को सौंपना ही नहीं चाहता है।
दोस्तों, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बातें आज भी देश में वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का एक मुद्दा है। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार तत्कालीन सरकार को दाऊद के ना पकड़े जाने का असली जिम्मेदार बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन सरकार मौजूदा सरकार के माथे इस नाकामयाबी का दोष मढ़ती है। लेकिन इन सभी वाद विवादों के बीच इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दाऊद इब्राहिम खासकर के एक लोकल गैंग माफिया से लेकर ग्लोबल टेररिस्ट बनने तक के सफर में मुंबई पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स और तत्कालीन सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों का बड़ा योगदान रहा है। अगर समय रहते सरकार और पुलिस प्रशासन अपना काम कर देती तो शायद दाऊद को पकड़ने के लिए हमें अपने पड़ोसी मुल्क का मोहताज ना होना पड़ता। बहरहाल दाऊद की कहानी आगे किस ओर करवट लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स बैक टू इंडिया। डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक criminal fugitive as well? Comment. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।